शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को सफल बनाता है। बिना शिक्षा का, बिना ज्ञान का तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होता है। शिक्षा, एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति कोई काम करेगा, दुनिया का कोई काम करेगा, छोटा से छोटा काम करेगा, वो भी सफलतम तरीके से करेगा, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नमस्ते, प्रणाम। शिवम बाबू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं समाज सेवी रोहित कुमार के पास, जो युवा छात्र नेता। इसे हम कुछ जानना चाहते हैं शिक्षा के बारे में, ये समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार आप सभी को। आज यहाँ हम लोग समाज, शिक्षा और राजनीति के विषय में चर्चा के लिए आप सभी के बीच में आए हुए हैं। शिवम बाबू हैं, ये आज इस परिचर्चा में मेरे साथ हैं। मैं चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र नेता और एक विधि विशेषज्ञ के रूप में समाज में हमेशा सक्रिय रहता हूँ, समाज के काम में लगा रहता हूँ और समाज का सामाजिक अनुभव दिन प्रतिदिन अपना बढ़ा ही रहा हूँ। तो अब तक जो मुझे सामाजिक ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, उसको देखते हुए मैं ये चीज़ कहूँगा कि समाज में जो आज पिछड़ेपन है, जो समाज में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो समाज में जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, जो समाज को पीछे ले जाती हैं, जो समाज के विकास में बाधक बनती हैं, उस पर भी मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगा। और उसके अलावा आज जो देश काल, जो राजनीति की दशा और दिशा है, आज देश की राजनीतिक परिदृश्य क्या है, आज किस तरह की राजनीति हो रही है अपने देश में, और आज के राजनेताओं की क्या मनोदशा है, उनकी समाज के लोगों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या धारणा है, क्या मानसिकता है, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो चर्चा का मेरा तीसरा बिंदु होगा वह होगा विधि का, यानी कानून का अपने लोकतंत्र में क्या महत्व है, और एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में देश के नागरिकों को क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, उन अपने दायित्वों, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों का किस तरह से वह सदुपयोग करें, किस तरह से उसके अनुसार अपना जीवन जिएं, और किस तरह से अपने देश और समाज के प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान कर सकें, इस बिंदु पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक जो अपना परिवेश है, जो शिक्षा का स्तर है, उसमें जो सरकार की भूमिका है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आज अपना जो ग्रामीण परिवेश है, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दिन प्रतिदिन
लोगों के अंदर चेतना का विकास होता जा रहा है, शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। सरकार के स्तर से भी तमाम तरह के शिक्षा को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम जो समाज के जागरूक और सामाजिक लोग हैं, अपने स्तर से हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं। समय समय पर जन जागरूकता अभियान शिक्षा को लेकर के गांव-गांव में चलाते हैं। अभी कुछ सालों पहले तक चूँकि अभी इधर सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में व्यस्तता के नाते से मैं उस कार्य को नहीं ठीक ढंग से कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों पहले तक मैं इधर अगल बगल के जो भी अपने क्षेत्र के 25-50 गाँवों में मैं अपने सहपाठी मित्रों दोस्तों को संगठित करके और निःशुल्क कोचिंग सेंटर गांव-गांव में मैं संचालित किया था, और जिसमें गांव के गरीब बच्चे निःशुल्क जो है एक जगह पर किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर के और निःशुल्क कोचिंग पढ़ते थे। उसमें गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरफ से अपने जेब खर्चे से हम युवा वर्ग के जो भी साथी थे, हम सभी लोग आपस में ने धन एकत्रित करके और उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अपने स्तर से जो भी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी कलम पेंसिल कापी किताब इस तरह की जो भी शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो भी सामान है उसको हम लोग अपने पॉकेट से खरीद करके उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के मकसद से हम लोग वितरित भी करते थे समय समय पर। और इसके अलावा नैतिक मूल्य नैतिक शिक्षा पर भी विशेष जोर था, चूँकि आज समाज में जो स्थिति है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आज शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उसी के तुलना में आज देखा जाए तो आज नैतिक जो मूल्यों का हरासमेंट भी हो रहा है। यह अत्यंत ही विचारणीय बिंदु है कि जिस तरह से एक जैसे हम लोग का जो एक आम धारणा है और ये जो तथ्य है उसके हिसाब से होना ये चाहिए कि यदि शिक्षा का ग्राफ यदि बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी जो स्तर है जो ग्राफ है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन आज इस तरह का संबंध नहीं है शिक्षा और नैतिकता में। जैसे जैसे शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है वैसे ही जो है नैतिकता का ग्राफ हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि घटता जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है तो नैतिकता का भी ग्राफ बढ़ना चाहिए। तो यह अत्यंत ही विडंबना की बात है और इस पर विचार करने की बात है हम सबको। और इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे नज़र से यही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाली जो शिक्षा है, जो उस तरह की जो विषय वस्तु है उस पर आजकल एक तरह से न ही विद्यालयों के स्तर से न ही विधि विशेषज्ञों के न ही जो है जो शिक्षाविदों के स्तर से और न ही सरकार के स्तर से कोई ठोस प्रयास या उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे जो है शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का भी स्तर बढ़ा। नैतिक शिक्षा विषय वस्तु एक अनिवार्य जो है विषय के रूप में शामिल होनी चाहिए। मेरे विचार से एक अनिवार्य विषय के रूप में नैतिक शिक्षा को हर क्लास में उसको शामिल होना चाहिए। इसके अलावा उस विषय पर विशेष जोर सरकार के स्तर से भी और समाज और जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनके स्तर से उस विषय पर विशेष फोकस होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या है, सरकार के स्तर से उसके लिए तो कोई प्रयास है ही नहीं। जो शैक्षणिक संस्थान है, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो
लोग हैं उनके द्वारा भी इसके लिए किसी तरह का कोई विशेष प्रयास नहीं हो पा रहा है। यह अत्यंत ही विडम्बना की बात है कि आज देखिए जिस भी कुछ एक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर विषय शामिल भी किया जाता है हर क्लास में, तो उस पर भी न अध्यापक का कोई विशेष जोर रहता है और न ही बच्चे ही उसको जो है गंभीरता से लेते हैं और बस वह बस एक कुर्रम पूरा किया जाता है और वो बस चलता रहता है। जैसे अन्य विषयों को जितनी गंभीरता से ली जाती है, अन्य विषयों का जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, अन्य विषयों का जिस तरह से मतलब फोकस किया जाता है अन्य विषयों पर, क्योंकि देखिए नैतिक शिक्षा का सबसे बड़ा एक दुखद पहलू ये भी है कि उसको बोर्ड एग्ज़ाम में उसको जैसे जो भी है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किसी भी स्तर पर नैतिक शिक्षा का एक अलग जो है पेपर नहीं होता है। उस पर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी कहीं कोई उसके लिए बच्चों के अंदर सोच रहता नहीं है कि हमको उसका एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है, पास करना है। तो ये भी एक जो है बहुत दुखद पहलू है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और सरकार को भी उस पर विशेष जोर देना चाहिए और उसको बोर्ड एग्ज़ाम किसी भी क्लास के परीक्षाओं में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और नैतिक शिक्षा विषय का एक पेपर जो है होना ही चाहिए। तभी जो है उसको एक जो भी अध्यापक है या जो भी छात्र हैं उसको गंभीरता से लेंगे और तभी समाज में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और जो भी नैतिकता से जुड़े हुए मूल्य हैं, परोपकार, सहयोग, सद्भावना, दया, प्रेम, करुणा, उदारता, ये जो भी जो है नैतिकता संबंधित जो मूल्य हैं, जो एक मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मानव जीवन के एक तरह से अवयव कहे जा सकते हैं। एक सफल व्यक्तित्व के लिए, एक सफल मानव जीवन के लिए यह एक आधार स्तंभ है। इसके बिना जो है एक बेहतर एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी मनुष्य को माना गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ही, तो वह बिना जो है इस नैतिक मूल्यों के वह अपनी जो है समाज में एक सकारात्मक, एक सफल और एक अच्छा भूमिका नहीं अदा कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि नैतिक शिक्षा एक अनिवार्य है, एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको जो है गंभीरता से सरकार को भी, समाज को भी और छात्रों को भी और अध्यापकों को भी उसको गंभीरता के साथ उसको लेना चाहिए। तभी अपने समाज में एक जो है स्वस्थ वातावरण, एक नैतिक वातावरण, एक जो है सामाजिक सौहार्द कायम रह सकता है और तभी हम एक विकसित समाज, एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। और हम जो है एक जो विश्व गुरु की बात आती है, एक जो है एक विश्व बंधुत्व की बात आती है, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी धारणा है उसको हम साकार कर सकते हैं। क्योंकि केवल डिग्री ले लेने से कोई जो है एक तरह से सफल व्यक्तित्व या एक जो सामाजिक तौर पर एक अच्छे मानव की जो भूमिका होती है, केवल डिग्री ले लेने से और शिक्षा पा लेने से या जो है रुपया पैसा कमा लेने से कोई एक सफल व्यक्तित्व, एक सफल व्यक्ति, एक सफल मानव नहीं बन सकता है। उसके लिए नैतिकता और एक नैतिक मूल्यों का उसके जीवन में होना परम आवश्यक है। क्योंकि अभी हम लोग पूर्व में भी देखते हैं तमाम हमारे समाज के ऐसे महापुरुष हुए जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम लोग अभी उनका जब जीवनी हम लोग उनके विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो देखते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके पास जो है धन के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं था, उनके नाम पर शिक्षा और डिग्री के नाम पर भी कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग जो है एक तरह से अंगूठा
टेक जो कहा जाता है, अंगूठा टेक महापुरुष हुए, जिनको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, जिनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं था, जिनके पास धन के नाम पर भी कुछ नहीं था, लेकिन आज हम उन लोगों का जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनकी हम जो है पूजा करते हैं, उनको हम सम्मान के साथ याद करते हैं। तो वह नैतिकता की ही बदौलत उनके अंदर वह एक मानव होने के नाते एक मानवता का जो गुण है, जो इंसानियत का जो गुण उनके अंदर रहा, जो उन्होंने जो है मानवता के भलाई के लिए जो हम सभी पीढ़ियों के लिए उनका जो योगदान रहा, जो सहयोग रहा, जो उनका कृतित्व रहा, उनका जो व्यक्तित्व रहा, उसी के बदौलत आज हम उनको सम्मान देते हैं। हम उनके डिग्री, उनके पैसे और उनके जो है धन की वजह से उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके पास वो चीज़ था ही नहीं। लेकिन नैतिकता ही, वह नैतिक मूल्य ही वह महत्वपूर्ण अवयव है जो उनके जीवन में रहा, जिसके वजह से आज हम उनका सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि नैतिक मूल्य का एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व होता है। वह एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, इस बात को आप जान सकते हैं। और आज के परिवेश में आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग आज अपने देश में, अपने समाज में जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रीधारी लोग हैं, बड़े बड़े, और जो तमाम जो है शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो कितने भ्रष्ट हैं। बहुत सारे लोग, बहुमत तो ऐसे ही लोगों का है, अल्पमत में ही ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और डिग्रीधारी हैं या उच्च पदों पर आसीन है, और उनके अंदर नैतिकता का जो लेवल है वो भी जो है ठीक ठाक है, और वह जो है अपने पद और अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करते हैं। उनके अंदर किसी तरह का जो है छल कपट न हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, किसी तरह का जो है दुर्भावना न रहता हो। ऐसे जो है लोगों की संख्या एक तरह से कम ही आप पाएंगे। आप देख सकते हैं जो जितना ही उच्च पदों पर है, जो जितना ही डिग्री लिया है, जो जितना ही पढ़ा लिखा है, वह उतना ही नैतिक रूप से मतलब पतित व्यक्ति है। वह नैतिकता और उसके अंदर सदाचार और उसके अंदर जो है ईमानदारी नाम की चीज़ ही आपको नहीं मिलेगी। जो जितना ही बड़े पदों पर है वह उतना ही भ्रष्ट है, उतना ही अनैतिक लोग हैं। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे समाज के स्तर से या सरकार के स्तर से कोई ठोस पहल नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लोगों के पास डिग्रियां तो हो जा रही हैं, लोग जो है बड़े बड़े पदों पर तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जब नैतिकता नहीं रहेगा, उनके अंदर सदाचार नहीं रहेगा, उनके अंदर जो है मानवीय मूल्य नहीं रहेंगे, तो फिर जो है वह जो है अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए नैतिकता का एक स्वस्थ समाज के लिए, एक विकसित समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए नैतिक मूल्यों का और व्यक्ति के अंदर नैतिकता का बड़ा ही महत्व है। उसका जितना भी जो है मतलब महत्व गिनाया जाए वो कम ही होगा, और इसके महत्व से कभी भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता है कि नैतिकता का, नैतिक मूल्यों का महत्व नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम सभी को समाज के स्तर से और परिवार के स्तर से और साथ ही साथ सरकार के स्तर से भी सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि नैतिकता का ग्राफ जो है ऊपर उठे और समाज में एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो और हम नैतिक और सामाजिक रूप से उन्नति कर सकें। अब ये तो रही नैतिकता की बात। अब हम आते हैं शिक्षा की बात पर। देखिए, शिक्षा वास्तव में हमारे समाज के लिए, देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। बिना शिक्षा का एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे नैतिक मूल्य एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ एक सामाजिक वातावरण के लिए जैसे नैतिकता जरूरी है, उसी तरह से शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा आज जो
कहने का तात्पर्य है कि सरकार के स्तर से शिक्षा के लिए प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ हमें बताना चाहेंगे कि एक दुखद पहलू ये है कि आज जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, यह अत्यंत ही दुखद है, विडंबना की बात है कि आज शिक्षा माफियाओं का आज बोलाबाला है, जबकि शिक्षा मेरे समझ से अनिवार्य और समान शिक्षा पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक समान और अनिवार्य शिक्षा, और सरकार को भी उसके लिए ठोस और मजबूत कदम उठाना चाहिए। लेकिन आज सरकार का भी रुख रवैया देखा जाए तो निजीकरण के तरफ ही है। सरकार आज निजीकरण शिक्षा को भी जो है जिस तरह से निजी, तो आज सरकार का जो शिक्षा के प्रति जो रुख रवैया है, जिस तरह से निजीकरण को आज सरकार भी बढ़ावा दे रही है, यह दुखद पहलू है। और आज कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे देश में भी आज शिक्षा जागरूकता की कमी के नाते ही आज राजनीति में भी आज किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलाबाला है, और उसी भ्रष्टाचार के बोले बाले के ही बदौलत ईमानदार और अच्छे और सच्चे लोग कहीं न कहीं राजनीति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिसके वजह से जो धन बल है, जो धन बल और बाहुबल वाले लोग हैं, वह जो है राजनीति पर जो है कब्जा जमाए हुए हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। तो वह जिस तरह के लोग राजनीति करेंगे, जिस तरह के लोग पदों पर आसीन रहेंगे, वो अपने हित से ही जुड़ी हुई नीतियों को वह लागू करेंगे, देश में उसी तरह के नियम कानून बनाएंगे। तो कहीं न कहीं आज धनाढ्य जो पूंजीपति वर्ग है, वही आज देश के शीर्ष पदों पर काबिज है। आज देश के राजनीतिक रूप से मजबूत है और राजनीति के सभी पदों पर वह कब्जा जमाया हुआ है। तो यही कारण है जिसकी वजह से वह मतलब आज निजी संस्थाओं को आज सरकार महत्व दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। यह एक दुखद पहलू है शिक्षा के संदर्भ में। आज आप खुद देख सकते हैं, जो गांव का जो प्राइमरी विद्यालय है, जो सरकारी विद्यालय है, कहीं एक अध्यापक, कहीं दो अध्यापक, कहीं तीन अध्यापक, और कक्षाएं अगर जो 5 तक उसमें भी 5 कक्षाएं 1 से लेकर के 5th तक 5 क्लास यही हो गया। 2 और जो है UKG LKG जो होता है 7 कक्षाएं, 7 कक्षाओं को संचालित करना, और 1-2 अध्यापक हैं, कहीं 3 अध्यापक हैं, कैसे जो है 7 कक्षाओं का संचालन एक साथ कर सकते हैं। जो जूनियर हाई स्कूल है, जो 8 तक है, वहाँ 8-10 कक्षाएं हैं और अध्यापक 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। वो कैसे जो है एक साथ उतनी कक्षाओं का संचालन करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आज सरकारें किस तरह से उदासीन हैं, सरकारी विद्यालयों के प्रति कितना सरकार उदासीनता बरत रही है। यह एक दुखद पहलू है। और आज निजी जो विद्यालय हैं, जो आज प्राइवेट विद्यालय हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में आज कितनी महंगी फीस है, कितनी
किताबें महंगी हैं। एक गरीब व्यक्ति, एक जो 100-200 रुपये 250 रुपये में जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो किसी तरह से अपना जो है जीविकोपार्जन करता है, जो भोजन और वस्त्र की ज़रूरतों को किसी तरह से अपना पूरा कर पाता है, वह जो है इन निजी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों, कॉन्वेंट विद्यालयों में इतना महंगा जो है फीस दे करके कैसे अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे पाएगा, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इस बिंदु पर विचार करने की ज़रूरत है और सरकार को भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए इस बिंदु पर। जो आज पूंजीपरस्त सरकार नीतियां बना रही है, तो इसके पीछे हम जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए चुनावों के समय में कि हम जो अपने वर्ग के, अपने जो है समाज के और अपने जो हैसियत, जो मेरी हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से अपने समाज, अपने वर्ग की राजनीति करने वाले को यदि हम जो है चुनाव जिताते हैं, उसको हम जो है यदि सत्ता में भागीदार बनाते हैं, उसको हम कुर्सी और सत्ता सौंपते हैं, तो कहीं न कहीं वह मेरे हित की नीतियां बनाएगा। जब हम जो है पैसे वालों को, पूंजी वालों को, पूंजीपतियों को जब हम जो है सरकार में भेजेंगे, जब उनको हम कुर्सी दे देंगे, तो कहीं न कहीं वह अपने भले के, अपने लोगों के हित का ही तो वह नीतियां बनाएंगे, वह उसी तरह का तो नियम कानून बनाएंगे, उसी तरह की देश की व्यवस्था बनाएंगे जिसमें उनका फ़ायदा हो, उनके लोगों का फ़ायदा हो। और जब हम अपने गरीब तबके के लोगों को हम जो है वहाँ भेजेंगे, उनको जो है हम सत्ता सौंपेंगे, तो वह हम लोगों के हित, हम लोगों के भले के लिए, हम लोगों के विकास की जो है वह नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं यह जनता जनार्दन की भी एक शिक्षा, और जो पहले मैं नैतिकता की जो बात बताया हूँ, नैतिकता का स्तर कम रहने की वजह से, शिक्षा का स्तर कम रहने की वजह से जो चुनाव के समय में ये जो गरीब और मजदूर तबके की जो जनता जनार्दन है, कहीं न कहीं बहकावे में आ जाती है उन पूंजीपतियों के, उस धन्ना सेठों के, बड़े बड़े पैसे वालों के। और चुनाव के समय में जो तमाम जो उन लोगों के द्वारा अनैतिक साजिशें रची जाती हैं, उसके जाल में फंस करके और जनता जनार्दन उनको चुन लेती है। जनता जनार्दन दारू पर, मुर्गे पर, पैसे पर, कपड़े पर, साड़ी पर, गहना पर, तमाम तरह के जो है लालच उन लोगों के द्वारा दिया जाता है। उनके पास अकूत संपत्ति है, अकूत पैसा है, वह राजनीति को भी बिजनेस के ही तौर पर करते हैं। सोचते हैं कि हाँ, हम जो है चुनाव में 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिस पूंजीपति की जितनी हैसियत है वह उतना खर्च कर देता है, और वो जितना खर्च करता है उसके कई गुना जो है सूद ब्याज के साथ वह जो है चुनाव जीतने के बाद निकालता है। और उसमें जो है जनता का हित प्रभावित होता है। जो जनता का पैसा है, जनता के भले के लिए, जनता के टैक्स का पैसा, जनता जो है एक सुई खरीदती है, एक माचिस खरीदती है, एक जो है एक साबुन का टिकिया खरीदती है, तो भी जो है सरकार को टैक्स देती है। और वही टैक्स का पैसा उन नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके जो है अपने अगल बगल के विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए, आपके शिक्षा संबंधित सेवाओं के लिए सरकारें खर्च करती हैं। तो जब आप चुनाव में इस तरह से इस छोटी छोटी तत्कालिक जो स्वार्थवश तत्कालिक लाभ के चक्कर में फंस करके आप जो है, जब पैसे वालों को आप चुनाव जिताते हैं, जब पूंजीपतियों को चुनाव जिताते हैं, धन्ना सेठों को चुनाव जिताते हैं, तो वह आपके गरीबी को दूर करने के लिए, आपकी शिक्षा, आपकी समझदारी, आपके जो दयनीय स्थिति है उसको दूर करने के लिए वह क्यों काम करने जाएंगे, और करते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ पर भी
हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है और अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपनी चेतना, अपनी जागरूकता को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कहीं न कहीं ये भी जो है, जो पूंजीपति, जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो शिक्षा को और जागरूकता को इसलिए भी नहीं बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि अगर लोगों के अंदर चेतना आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी, समझ आ जाएगी, वर्गीय जो है उनके अंदर सोच पैदा हो जाएगी, तो वह हम लोगों को जो है कुर्सी नहीं देंगे। वह जो है क्षणिक स्वार्थों के जाल में नहीं फंसेंगे। वह उनके अंदर अगर अभी मानवता, नैतिकता, सदाचार, सद्भावना, सद्बुद्धि आ जाए, तो अगर एक नैतिक रूप से अगर परिपक्व व्यक्ति है, एक जो है व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य हैं, एक व्यक्ति के अंदर सामाजिक मूल्य है, व्यक्ति के अंदर अगर कानूनी ज्ञान है, व्यक्ति के अंदर शैक्षणिक ज्ञान है, तो वह कभी भी अपने इस लोकतंत्र में वोट का पैसे से, कपड़े से, दारू से, मुर्गा से कीमत नहीं लगाएगा। अपने वोट का कीमत, वोट का लोकतंत्र में बहुत महत्व है, बहुत बड़ा कीमत है। उसका कीमत जो है पैसे से या जो है दारू से या कपड़े से नहीं लगाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी रहेगा, समझदार रहेगा, शैक्षिक नैतिक रूप से जो है परिपक्व रहेगा, वो कभी अपने वोट को बेचने का काम नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि किस तबके के व्यक्ति को, किस तरह का राजनीति करने वाले व्यक्ति को हम जो है, जब हम वोट देंगे, हम चुनाव जिताएंगे, तो वह व्यक्ति मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे विकास के लिए वह काम करेगा। तो इसलिए हम सबको अपने स्तर से इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी इस बिंदु पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है कि जिससे हम लोग खुद भी सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा सभी लोग दें। एक शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है कि इन चीज़ों को, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, यह एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है और वही इन सब चीज़ों को समझ करके और सही तरीके से जीवन जी सकता है और एक अपने इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक समाज में अपना एक जो है दायित्व और अपना जो एक कर्तव्य है उसका ठीक ढंग से निर्वहन कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, हम एक टाइम कम भोजन करें, एक टाइम भोजन न भी करें तो चलेगा, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। हम किसी तरह से मेहनत करके, अपना पेट काट के, किसी भी स्तर से अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जो अपनी हैसियत हो, जो अपना क्षमता हो, उस क्षमता, उस हैसियत के हिसाब से अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का हम पूरी तरीके से कोशिश करें, प्रयास करें। क्योंकि सरकार का जो स्थिति है, जो रवैया है, उसको आप देख ही रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है, चूँकि जब सरकार निजीकरण के तरफ ही ध्यान दे रही है, सरकारी विद्यालयों की दशा के विषय में हम बताए ही, तो कहने का मतलब हम तो यही कहेंगे, अपने स्तर से ही हम लोग प्रयास करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। सरकार के भरोसे भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे और आपके हित वाले लोग तो सरकार में है नहीं। इस चीज़ को मैं आपको बताया ही, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। वो तो बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति सरकार में हैं, तो वो अपने बच्चों के और अपने लोगों के हित, अपने लोगों के फायदे वाली नीतियाँ बनाएंगे। तो उनके लोगों का प्राइवेट विद्यालय उनके लोगों का है, जो भी निजी विद्यालय है, निजी संस्थान है, जो भी निजी संस्थाएं हैं, वो सब उन्हीं के लोगों का है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है, पूंजी उन्हीं के पास है और सरकार वही चला रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के फायदे की चीज़ें बनाएंगे, उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई जो लाभ की नीतियाँ होंगी, कानून होंगे, वही वो बनाएंगे। अब सरकारी विद्यालय अच्छा हो जाएगा तो उनके बच्चों का उससे क्या फ़ायदा होगा, चाहे उनके लोगों का उससे क्या लाभ मिलेगा। सरकार पैसा खर्च करती है सरकारी विद्यालयों पर और सरकारी विद्यालय खूब बेहतर बना दे, तो फिर प्राइवेट जो उनके कॉलेज हैं,
जो पैसा लगाए हुए हैं, जो अपना पूंजी लगाए हुए हैं लूट करके, देश का हमारा और आपका टैक्स का पैसा लूट करके, और जो वह जो है अपना बड़ा बड़ा शैक्षणिक संस्थान, बड़ा बड़ा संस्था, बड़ा बड़ा जो है जो विद्यालय खोले हैं, तो उनका विद्यालय कहाँ जाएगा? उनका वह पूंजी, वह उनका लगाया हुआ पैसा वो किस काम का होगा? इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय, चाहे सरकारी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी जो भी संस्थाएं हैं वह बहुत बेहतर हो। वह बस उतना ही हो कि हाँ, कोई ये ना कहने पाए कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जो है स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वही चीज़ बस चल रहा है आज देश में। सरकारें दिखाने के लिए कुछ काम कर रही है और अंदर से उसकी जो है मंशा, उसकी मानसिकता कुछ और है। सरकारी हॉस्पिटल अगर ठीक हो गए तो उससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार के लोगों का क्या फ़ायदा होगा? सरकार के जो लोग हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, वो अपना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग बनवा कर, बड़ा बड़ा जो है कई लाखों करोड़ों अरबों का हॉस्पिटल खोल खोल के बैठे हैं। तो उनका क्या होगा? अगर यह सरकारी हॉस्पिटल एक व्यवस्थित हो जाए, यहाँ कायदे से गरीबों का सबका इलाज होने लगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? तो कभी चाहेंगे कि अपना जो है घर उजड़ जाए, अपने घर में, अपने जो है संपत्ति में, अपने पूंजी में, अपने हॉस्पिटल में, अपने विद्यालय में, अपने जो है चीज़ों में वो कभी आग लगाना चाहेंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे। भले उससे जो है देश का कुछ भी हो, भले ही समाज का कुछ भी हो, हम लोगों का कुछ भी हो, उनसे उनको क्या मतलब? उनका हित प्रभावित न हो, उनका नुकसान न हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो हम लोगों को अपना हित, अपना भलाई, अपना विकास हम लोगों को स्वयं सोचना चाहिए और अपने हित और अपने विकास और अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ मजबूती के साथ रहना चाहिए, चलना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लोगों का विकास हो। अगर हम लोग अपने लोगों में जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने बीच के लोगों से, जो हम ही लोगों की तरह एक तरह से सामान्य परिवार से हों, हम ही लोगों की तरह जीने, रहने, खाने पीने वाले हों, तो फिर वह हम लोगों के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे। और उनका न कोई बड़ा अस्पताल है, न बड़ा स्कूल है, तो वह क्या करेंगे? वह उनका फोकस यही रहेगा कि जो हमारा जो सरकारी संस्थान है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, उसको हम इतना बेहतर करें कि हमारे बच्चे चूँकि वहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों का फ़ायदा उसी में है। तो हम लोग हर स्तर से प्रयास करके हम लोगों के बीच का जो जब नेता चुन के जाएगा, हम लोगों के बीच का जब हम लोगों का भाई, हम लोगों का बेटा, हम लोगों के अगल बगल का जब कोई अगर चुन के जाता है, उच्च पदों पर बैठता है, तो वह जो हमारे हित की जो चीज़ें हैं, हमारे फायदे की जो संस्थान है, जो चीज़ें हैं, उसको बेहतर बनाने का काम करेगा। तो इस चीज़ पर अभी हमें विचार करने की ज़रूरत है और हमें अपने शैक्षणिक योग्यता है, थोड़ा चला शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अब मैं शिक्षा का जो महत्व है उस पर मैं प्रकाश डाला ही, शिक्षा के महत्व को बताया ही, और शिक्षा से क्या फायदे हैं और शिक्षा यदि न दिया जाए तो फिर जो है उससे कितना क्षति हो सकता है, कितना नुकसान परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को हो सकता है। इस बिंदु पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप एक सामान्य तौर पर ये बात समझ सकते हैं कि यदि आप एक एक पैसा जोड़ करके आप खूब अपना पूंजी संपत्ति बनाइए, खूब पैसा इकट्ठा करके रखिए, खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद खरीदिए
और अपने बच्चों को यदि आप अगर अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, आप अपने बच्चे को अगर अच्छी तरीके से पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और कितना हो धन दौलत इकट्ठा करके रख लिए, और यदि बच्चा जो है नालायक निकल गया, बच्चा यदि सफल नहीं हुआ, बच्चा जो है यदि गजेड़ी भंगेड़ी शराबी निकल गया, तो कितना हूँ आप संपत्ति पूंजी पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, वह किसी काम का नहीं है। वह जो है बहुत कम समय में आपके न रहने के बाद जो है आपका बच्चा वो कितना हूँ आप प्रॉपर्टी किए हैं, वह 1 साल या 1 महीने के अंदर वह सब जो है बेच सकता, ख़त्म कर सकता है। और आप अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में मेहनत करके पैसा नहीं जमा करते हैं, नहीं इकट्ठा करते हैं, नहीं ज़मीन जायदाद खरीद, और बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा आप दे देते हैं, अगर वह काबिल निकल गया, सफल हो गया, और सफल होना ही होना है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को सफल बनाता है। बिना शिक्षा का, बिना ज्ञान का तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होता है। शिक्षा, एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति कोई काम करेगा, दुनिया का कोई काम करेगा, छोटा से छोटा काम करेगा, वो भी सफलतम तरीके से करेगा, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर जूता पॉलिश करने का भी काम अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा, जूता पॉलिश भी करेगा, तो उस भी क्षेत्र में वह सफल रहेगा। वह भी वो अलग तरीके से करेगा, बेहतर ढंग से करेगा, उसी क्षेत्र में उसका एक नाम होगा, एक सम्मान होगा, एक उसका एक अलग लेवल होगा, एक अलग स्टेटस होगा। तो शिक्षा का वो महत्व होता है। शिक्षा नौकरी के लिए केवल नहीं होता। एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी करेगा ज़िंदगी में, कुछ भी करेगा, A to Z कोई काम करेगा बेहतर तरीके से करेगा, और उससे वह अलग करेगा और परफेक्ट करेगा, और वो अपने लाइफ को जो है सफल बना लेगा। इसलिए शिक्षा का महत्व है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। और आप यदि अपना धन जायदाद बेच के, अपना जो है पेट काट के किसी तरीके से अगर शिक्षा बच्चे को शिक्षित बनाते हैं, तो वो चीज़ आपका जो है कि सारा पूंजी, सारा ज़मीन जायदाद आप बेच दिए, लेकिन बच्चा सफल हो जाएगा तो उसके कई गुना ज़मीन जायदाद कर लेगा। और आप कितना हो ज़मीन जायदाद खरीद लीजिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा मत दीजिए, वह नालायक निकल गया तो 1 महीना और 1 साल के अंदर सब बेच खा जाएगा। आपका जो भी पूंजी संपत्ति है, जायदाद है, सब बेच करके उड़ा देगा। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा को इसीलिए हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको महत्व देते हैं, और आपको भी इसके लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तरीके से पढ़ावा लिखावा, और इसके अलावा उनको काबिल बनावा। वह शिक्षित रहेंगे तो कहीं रहेंगे सम्मान के साथ, और एक अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, एक अच्छे तरीके से जो है ज़िंदगी जिएंगे, और वो सफल रहेंगे। अब ये तो रही शिक्षा की बात। अब हम आते हैं पूरी तरीके से अपना जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक परिवेश है, उस पर हम आते हैं कि आज जो राजनीतिक दशा और दिशा है अपने देश की, उस चीज़ पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आज एक सेकंड थोड़ा जो राजनीतिक परिदृश्य का मुख्य मुद्दा हम जो अभी हम करेंगे, उस पर हम मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करेंगे कि आज जिस तरह से सांप्रदायिक जो राजनीति जिस तरह से देश में चल रही है, आज जिस तरह से जातिगत और धार्मिक उन्माद पैदा करके और ध्रुवीकरण की
राजनीति की तरफ आज जिस तरह से सभी पार्टियां और अधिकतम राजनेता कदम बढ़ा रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज देखिए, पूरे देश स्तर पर आज जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति का बोलाबाला है। आज हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जिस तरह से लोगों के अंदर उन्माद पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिमों में, यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और यह देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है और आज नहीं तो कल उसका परिणाम भी घातक ही निकलेगा। कभी उसका अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप खुद देख सकते हैं, आज केवल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि सदियों से लेकर के आज तक जब भी कोई बड़ा मारकाट हुआ है, जब भी कोई दंगा फसाद हुआ है, जब भी जो है मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत कलंकित हुई है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं जाति और धर्म ही वो कारण रहा है जिसके नाम पर सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है। सदियों से यह होता चला आया है। और चाहे वह अभी हम आज़ादी के बाद का केवल इतिहास उठा करके देखा तो अयोध्या कांड, गोधरा कांड, गुजरात का दंगा, चाहे जो है मुजफ्फरपुर का दंगा अभी हाल ही में हुए, कई देश के छुटपुट कई जगह के जो भी दंगे फसाद हुए हैं, कत्लेआम हुआ है, आप देखिए उसके पीछे कहीं न कहीं जो है उसके मूल में जाति और धर्म ही रहा है, जिसकी वजह से इतना कत्लेआम काटमार हुआ। जो चीज़ इतना घातक है, जातिवादी, धर्मवादी, सांप्रदायिक मानसिकता, उस चीज़ को आज भी हम पकड़ के बैठे हैं, उस चीज़ को लेकर के हम चल रहे हैं और आज समाज में उसी तरह की राजनीति का आज जो है चलन है। तो आखिर क्यों है? हम खुद उसके अंग बन रहे हैं, में हमारे रोम रोम में वो चीज़ घुसा पड़ा है, तभी तो जाति और धर्म के नाम पर बहका करके और सत्ता की मलाई काटने वाले काट रहे हैं। यदि हमारे अंदर वो उन्माद न रहे, वो सोच न रहे, हम जो है जाति धर्म के नाम पर गुमराह न हो, तो फिर जो है वो राजनेता, वो जो बहकाने वाले लोग हैं, जो सत्ता की मलाई काटने वाले लोग हैं, वह कैसे जो है उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, कैसे उस चीज़ का जो है फ़ायदा लेंगे। जब हम जो है उसके नाम पर नहीं बहकेंगे, जब जो है हम गलत तरीके से उस चीज़ में नहीं फंसेंगे, तो फिर कैसे जो है वो हम लोग उस चीज़ में फंस सकते हैं। लेकिन जब हमारी मानसिकता उस तरह की रहेगी, जब हमारे अंदर खुद जाति और धर्म की भावना, जाति और धर्म का उन्माद कूट कूट के भरा रहेगा, तो बहकाने वाले बहकाएंगे ही। आज खास करके जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जातिवादी राजनीति की क्या स्थिति है, इसको आप समझ सकते हैं। किस तरह से जाति के नाम पर जो है जो भी पार्टियां हैं, किस तरह से जाति के नाम पर जो है राजनीति कर रही है। बहन जी हैं, बहन जी जो है अनुसूचित के नाम पर राजनीति करती हैं। मुलायम सिंह हैं, अखिलेश यादव हैं,
यादव के नाम पर और अल्पसंख्यक बिरादरी मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। बीजेपी है, भाजपा, ये जो है सवर्ण राजनीति, हिंदुवाद की राजनीति, हिंदुत्व के नाम पर जो है राजनीति करती है। कांग्रेस है, कांग्रेस भी वही तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, समय समय पर अपना जो है दाव पेच बदलती रहती है। वो भी जो है अल्पसंख्यकों को गुमराह करके समय समय पर उनको मुहरा बनाती है, समय समय पर कई जातियों का जो है अपने झांसे में लेकर के राजनीति करती है। तो आज यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब तो जो है जाति और धर्म के ही आधार पर सब जनता के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे होते हैं और जब भी चुनाव आता है उसी के नाम पर उन्माद पैदा करके लोगों को बहका और यह हमारा और आपका अमूल्य वोट लेकर के फिर जब फरार हो जाते हैं। उसके बाद फिर जनता के सुख दुख से, जनता के विकास से, जनता के उन्नत से, जनता के लाभ हानि से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सभी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, पैसे के दम पर लोगों को गुमराह करते हैं, पैसे के दम पर लोगों के अंदर चेतना का और शिक्षा का विकास नहीं होने देते, उनके अंदर सही ज्ञान, सही सोच नहीं पैदा होने देते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, ये लोग उसी जाति धर्म के पचड़े में फंसे रहे हैं, वह जाति धर्म की सोच से बाहर न निकल पाए। जबकि ये जो बड़े बड़े धन्नासेठ हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े घरानों के लोग हैं, जो हमें और आपको जाति और धर्म के नाम पर बहकाते हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, उनके यहाँ कई पीढ़ियों से जाति धर्म का कोई मायने मतलब नहीं होता है। उनके घर की बेटियां, उनके घर की बहुएं, उनके घर के लड़के लड़कियों की शादियां गैर जाति बिरादर में ही होती हैं। जाति की बात दूर है, दूसरे धर्मों में होती हैं, धर्म भी उनका अलग हो जाता है। जाति तो बहुत छोटी चीज़ है और हमारे और आपके अंदर इतनी कूड़ा कचरा, इतनी जातिवाद और धार्मिक उन्माद वो भरते हैं, पैदा करते हैं। हमें और आपको इतना जो है उस मकड़जाल में उलझाते हैं कि हम जो है एक एक जातियों के अंदर कई कई कुरियाँ होती हैं, 7 कुरियाँ, 8 पता नहीं कितना क्या क्या। हम तो उस उलझन में नहीं पड़ते हैं, हम न उस चीज़ को मानते हैं, न जानते हैं, न उस पचड़े में हम रहते हैं। इसलिए मैं यह बात आप लोगों को कह बोल पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। मैं भी उसी मकड़जाल में अगर उलझा रहता, मेरे अंदर भी वही कूड़ा कचरा दिमाग में भरा होता, तो शायद मैं आप लोगों को ये बात नहीं बताता, नहीं कह पाता। लेकिन मैं उस चीज़ से मुक्त हूँ। आपको मैं बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से यह जातिवादी और धर्मवादी मानसिकता किस तरह से हम लोगों को खाया जा रहा है, किस तरह से हम लोगों को विकास को बाधित कर रहा है, किस तरह से हम लोगों के बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है, किस तरह से आज देश में जो राजनेता, जो धन्नासेठ है, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, किस तरह से राजनीति और सत्ता का मलाई काट रहे हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी दिमाग खुले, इस चीज़ को आप जाना समझें कि किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, किस चीज़ में मेरा नुकसान है, किस चीज़ से मेरा भला होगा, किस चीज़ से मेरा बुरा होगा। इस चीज़ को आप जान सकें, समझ सकें, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो उनके बहू बेटियां, लड़के लड़कियों की शादियां दूसरे जातियों, दूसरे धर्मों में ही अमूमन तौर पर होती हैं। जो भी जो है हिंदुत्व के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर, जो ईसाइयत के नाम पर जो हमें और आपको बहकाते हैं, उनका आप जो है उठा करके इतिहास देखिए। पीढ़ियों से
केवल आज की पीढ़ी नहीं, आज तो जो है मतलब एकदम लाइन से आप देखते ही जाएंगे, लगभग आपको अपवादों को छोड़ करके कोई ऐसे राजनेता नहीं बचेंगे जिनके घराने में, जिनके जो है रिश्तेदारों में और जिनके घरों में जो है दूसरे जातियों दूसरे धर्मों के बीच में रिश्ते न जुड़े हों। लेकिन हमें और आपको इसी चीज़ में बहकाए रहते हैं। तो इस चीज़ को हमें और आपको न सोचने की ज़रूरत है। और जब इस चीज़ का वो फायदा जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, वो देखते हैं अगर विचार भावना एक दूसरे का मिल रहा है, सोच समझ मानसिकता मिल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है रिश्ता जोड़ने में और शादी विवाह करने में। अगर दो लड़के को शादी करने के लिए लड़की चाहिए, लड़की को शादी करने के लिए लड़का चाहिए, लड़का लड़का से शादी करेगा नहीं, लड़की लड़की से शादी करेगी नहीं। लड़के को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए और लड़की को लड़का चाहिए। तो जब दो लड़के और लड़की अगर आपस में जो है सहमत है, तैयार है, उनका आपसी जो है विचार भावना मिल रहा है, आपसी लगाव प्यार मोहब्बत है, तो उसमें बुराई क्या है शादी विवाह करने में? भले किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो लोग इस तरह से सोचते हैं और इसके फायदे भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ। जब दो कल्चर, दो धर्म, दो समाज, दो जाति या दो रहन सहन, दो कल्चर के लोगों के संयोग से जब जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर दोनों कल्चरों का समावेश होगा और इन दोनों कल्चरों के समावेश से इन दोनों कल्चरों से बेहतर कल्चर, चूँकि भौतिक जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो नियम है वो यही कहता है कि जब दो तरह के विचार, एक वाद और उसके विपरीत विचार, एक प्रतिवाद, जब वाद और प्रतिवाद जब दो के बीच में आपस में टकराहट होता है तो फिर संवाद, इन दोनों के टकराहट से एक नया चीज़ निकल के आता है, संवाद। इन दोनों से जो बेहतर होता है, परफेक्ट होता है। जब दो विपरीत चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उससे जो चीज़ पैदा होता है, जो निकलता है, वह जो है इन दोनों से उच्च स्तर का होता है, दोनों से उच्च क्वालिटी का होता है और वह जो है इन दोनों से बेहतर होता है। वो किसी भी चीज़ में ले सकता है, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी भी चीज़ में वो चीज़ हो सकता है। ये फार्मूला लागू हो सकता है, भौतिक द्वंद्ववाद का नियम। माने दो विपरीत चीज़ें आपस में टकराती हैं तो एक नई चीज़ उत्पन्न होती है। तो जब दो विपरीत कल्चर, दो विपरीत जातियों, दो विपरीत समाजों के लोग जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जो बच्चा पैदा होगा, जो एक नई पीढ़ी का जो एक संतान पैदा होगा, वह इन दोनों कल्चरों से एडवांस कल्चर का होगा। उसके अंदर इन दोनों कल्चरों से मिल करके, दोनों कल्चरों, दोनों के रहन सहन, दोनों के हाव भाव, दोनों के विचार भावना से मिल करके एक इन दोनों से बेहतर विचार भावना, उसके अंदर एक दोनों से बेहतर सोच, दोनों से बेहतर ज्ञान, दोनों से बेहतर समझ उसके अंदर पैदा होगा और उससे उसकी पीढ़ी का और जो है एडवांस विकास होगा। उससे उस पीढ़ी का और मतलब वह पीढ़ी और आगे जाएगी। आप देख लीजिए संकर जो बीज होता है, संकर बीज का किसी भी बीज का संकर जो बीज होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसका प्रोडक्शन जिसे संकर जो ये जो गायों में ही प्रजातियों में देख लीजिए, गाय भैंस बकरी की कोई भी जानवर की ही प्रजाति है, वो जब संकर, जब दो प्रजातियों के से क्रॉस करके जब जो प्रजाति पैदा होती है वह अलग किस्म की होती है और उसका जो है उत्पादन इन दोनों से बेहतर होता है। किसी भी चीज़ में, चाहे दूध का उत्पादन की बात हो, चाहे मांस का उत्पादन की बात हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो,
उसी तरह से संकर जो बीज होते हैं, वो संकर बीज के प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं। वो कैसे बनते हैं, दो प्रजातियों का क्रॉस करके वह जो है संकर बीज तैयार किया जाता है और उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ लागू होता है मानव समाज के विकास के लिए भी। वो चीज़ें हैं, वो वैज्ञानिक तथ्य है, वो सार्वभौमिक सत्य है। वह जानवर पर और पेड़ पौधों पर, इंसानों पर, सब पर वो चीज़ें लागू होती हैं। जब दो विपरीत ध्रुव मिलेंगे तो एक नई चीज़ों की उत्पत्ति होगी और ये दोनों से बेहतर होगी। तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं, हम उस चीज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? हम क्यों जो है अपने कहीं जो है जाति या कहीं कुर या कहीं खानदान के चक्कर में रहते हैं कि हाँ मेरी कुर वही रहेगी, मेरी जाति वही रहेगी, मेरी धर्म वही रहेगी, तभी हम जो है रिश्ता जोड़ेंगे, शादी विवाह करेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और बेटर है यदि गैर बिरादरी, गैर जाति, गैर धर्म, गैर समाज में अगर हम शादी करते हैं तो और बेटर है। उससे तो जाति और धर्म का जो दीवार है वो भी टूटेगा। जाति धर्म यह एक बहुत बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई है। मैं कहा कि सदियों से आप देखिए, सदियों से बड़ा मार काट, दंगा फसाद और इंसानियत शर्मसार हुई है तो जाति धर्म के नाम पर ही हुई है। आज भी जाति धर्म के नाम पर आज नेता बहका करके मार काट करा रहे हैं, दंगे फसाद करा रहे हैं और कुर्सी हथिया रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं जाति धर्म के ही नाम पर। और जब हम आपस में सभी जातियाँ, सभी धर्मों के लोग आपस में हम लोग जुड़ने लगेंगे, हमारे अंदर कोई नफरत नहीं रहेगा, कोई दुर्भावना नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो फिर दिक्कत किस बात की है? तो ये जाति धर्म की दीवार स्वतः ढह जाएगी, अपने आप टूट जाएगी और सभी मानव एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, विश्व बंधुत्व और सुदेव कुटुंबकम का जो हमारा सोच है, जो हमारी परिकल्पना है, वो चीज़ स्वतः साकार हो जाएगी। जब हम सारे जाति और धर्मों के बीच में रिश्ता जोड़ेंगे, हम लोग आपस में एकजुट होंगे, आपस में जो है घरेलू रिश्ता जोड़ेंगे, तो फिर ये जाति धर्म का जो है लफड़ा, जाति धर्म का कूड़ा कचरा अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसके फायदे और हैं। अगर हम जो है इस तरह से लड़के लड़कियों को अगर हम शिक्षित बनावें, उनको हम काबिल बनावें और उनको हम पूरी आज़ादी दें, समाज में भी ऐसी मानसिकता डेवलप करें, अपने अंदर भी ऐसी सोच हम डेवलप करें कि जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। रिश्ता जोड़ना है किसी जात किसी धर्म में, अगर विचार भावना दो लड़के लड़कियों का मिल रहा है, आपस में एक दूसरे के प्यार मोहब्बत लगाव में है, अगर दोनों चाहते हैं तो शादी कर देना चाहिए दोनों यदि वाली हैं। तो अगर ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता हम आपस में डेवलप कर लेते हैं और ऐसा यदि होता है तो इसके एक और बहुत बड़े फायदे हैं। इससे जो ये जो दहेज प्रथा की जो बुराई है, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जो यह एक सामाजिक बुराई, एक कुरीति जो है, यह भी जो है मतलब वर्षों से यह चीज़ अपने समाज में चला आ रहा है, सदियों से। और इसके लिए मतलब अपने सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया है, उसके लिए जो है सख्त कानून बनाया गया है, दहेज और लेना और देना अपराध घोषित किया गया है। लेकिन चूंकि हमारे ये दहेज लेने और देने वाला जो मामला है, ये भी हमारे समाज के लोगों के रोम रोम में बसा है, खून में बसा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग जो है अपने लड़कों का शादी करेंगे तो दहेज लेंगे और अपने लड़कियों का शादी करेंगे तो खुशी खुशी दहेज देंगे। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जिसको जो है गैर कानूनी काम भी है, सामाजिक बुराई भी है। इसको हम ये रोक सकते हैं, इसको जो है बेहतर तरीके से इसमें हम जो है सफल हो सकते हैं कि यदि जब दो धर्मों, दो जातियों के बीच में शादी विवाह होगी, लड़के लड़कियों को हम अगर पढ़ा लिखा के शिक्षित समझदार बना करके उनको अपने जीवन से जुड़ा फैसला लेने के लिए यदि हम आज़ाद करेंगे, तो उससे वह जब अपने मनपसंद के से शादियां करेंगे तो जात धर्म की दीवार टूटेगी और ऐसी स्थिति में दहेज प्रथा की भी बुराई मिटेगी। आज जो अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट की वजह से ही दहेज प्रथा की बुराई है, क्योंकि लड़के लड़कियों को आज़ाद हम लोग छोड़ते नहीं हैं कि अपने मन से वो शादी करें। यहाँ जो है माँ बाप जो अपने नात रिश्तेदार हैं वही शादी विवाह खोजेंगे और वो अपने हैसियत के हिसाब से खोजेंगे।
तमाम तरह की चीज़ें अपने जात को देख के खोजेंगे, धर्म को देख के खोजेंगे, कुल खानदान को देख के खोजेंगे। ये तमाम जो मकड़जाल है इसमें उलझ करके अपने खोज करके हैसियत देखेंगे तो निश्चित तौर पर वह दहेज प्रथा की बुराई मिटेगी नहीं। सब लोग अपने हैसियत के हिसाब से लेते हैं और हैसियत के हिसाब से देते हैं। तो यदि ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है, अगर इस चीज़ को अगर सब लोग अपने मानसिक रूप से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और सब लोग ऐसा करने के लिए अपने लड़के लड़कियों को आज़ाद छोड़ें, तो यह जो है दहेज प्रथा की बुराई भी मिटेगी और जाति धर्म की भी दीवार टूटेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है इसका लव मैरिज का यह एक बहुत बड़ा फायदा है और बहुत बड़ा जो है इसका समाज के और राष्ट्र के उन्नति और विकास के लिए यह बहुत बड़ा जो है एक तरह से समझिए कि उपयोगी यह कदम होगा। आज आप देख सकते हैं अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह कितना जो है घृणित यह कॉन्सेप्ट है, कितना यह बुरा चीज़ है जो दहेज ले दे करके जो शादियाँ होती हैं। इस पर थोड़ा विचार करिए कि एक बाप बेटी, एक माँ बाप एक बेटी पैदा करके और उसको पढ़ा लिखा करके इतना प्यार दुलार से पाल पोस करके और उस बेटी को पढ़ा लिखा करके काबिल बना करके किसी के वहाँ शादी करते हैं। इतना सब कुछ करके वो शादी करते हैं, लड़की को पूरा जीवन के लिए सौंप देते हैं उसको। वो लड़की ही केवल नहीं सौंपते हैं, इतना सब कुछ करके लड़की सौंपते हैं, ऊपर से जो है गाड़ी भी देते हैं, दहेज देते हैं, उसके घर में बिस्तर, बेड, रजाई, गद्दा, खाने पीने का सामान तक देते हैं, लड़की भी देते हैं, इतना सारा चीज़ देते हैं, दहेज देते हैं, खेत बाड़ी अपना जो भी है रेहन बटैया अपना बेच करके कुछ लोग जो है शादी विवाह करते हैं और देते हैं। या कितना जो है घृणित यह व्यवस्था है। और थोड़ा विचार करिए, एक व्यक्ति अगर कोई मजदूरा रखता है, कोई मजदूरी करने जाता है, तो वह जो भी है कम से कम 150-200-300 मजदूरी लेगा और उसका टाइम फिक्स है 10 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक जो उसका काम होगा उस टाइम तक करेगा। जिस काम के लिए आप ले जाएंगे वही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं करेगा। इसके साथ साथ उसको अगर थोड़ा सा भी अगर कोई अपशब्द बोला, थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा बोला तो छोड़ छाड़ के वो चल देगा। लेकिन एक बेटी, एक लड़की शादी होने के बाद पूरा जीवन उस लड़के के घर काम करती है, उसका कोई लिमिट नहीं, 24 आवर उसका ड्यूटी होता है, पूरा जीवन और 24 घंटा काम करती है। उसके काम का भी कोई गणना नहीं है कि यही काम करेगी, सारा काम वो करती है, सबका सेवा सत्कार भी करती है और उसके साथ साथ उसको कोई बोल भी देता, कुछ कह भी देता, फिर भी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके और रहती है उस घर में, पूरा अपना जीवन उस परिवार के वंश को भी बढ़ाती है। और ऊपर से यह उस लड़की का बाप, वो मजबूर बाप, लड़की तो देता ही है पूरा जीवन काम करने के लिए, पूरे जीवन का उसका दिहाड़ी मजदूरी जोड़िए कितना पैसा हो रहा है जो वह काम करती है, जोड़िए कितना रुपया हो रहा है उसका मजदूरी आप जोड़िए तो भी। लेकिन वह पूरा जीवन काम करने के लिए वह बाप दे देता है बेटी को, ऊपर से पैसा भी देता है, दहेज देता है, गाड़ी देता है, सामान देता है। यह कितना घृणित और कितना जो है यह मतलब यह निंदनीय यह सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक सिस्टम चल रहा है अपने समाज में। इस चीज़ पर हम सभी को विचार करना चाहिए और यह निंदनीय यह कृत्य, यह जो घृणित कृत्य का पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। और दहेज लेना देना यह कानूनी अपराध है। इस चीज़ को हमें और आपको सबको मानना चाहिए और उसके हिसाब से हमें अपने कार्यों, अपने गतिविधियों को भी जो है अंजाम देना चाहिए। और हमें न अपने बेटी के शादी के लिए दहेज देना चाहिए, न बेटे के शादी के लिए पैसा दहेज लेना चाहिए। ऐसी मानसिकता हमें अपने अंदर भी डेवलप करनी चाहिए और समाज के लोगों के अंदर भी डेवलप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये दहेज प्रथा की बुराई
अभी लव मैरिज का कॉन्सेप्ट सभी लोग अपनाना, सब लोग इस तरह का मानसिक रूप से अपने आप में तैयार हों, तभी देखिए कितना बेहतर जो है एक लड़की। अभी एक गरीब बाप है, अगर उसकी बेटी पढ़ी लिखी काबिल बन गई है, अच्छी है, तो पैसे के अभाव में उसके पास दहेज का पर्याप्त पैसा नहीं है, उसकी उतनी हैसियत नहीं है, तो वह पढ़ी लिखी काबिल बेटी के लिए अच्छा जो है लड़का वह नहीं ढूंढ पाता है। बेमेल शादियाँ होती हैं पैसे के अभाव में, पूंजी के अभाव में, क्योंकि यह जो इसमें भी खरीद फरोख्त ही हो रहा है। तो जब उतना उस बाप के पास औकात नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो उसके लायक उसके लिए वर कहाँ ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। बेमेल शादियाँ होती हैं जिसकी वजह से समाज में तमाम तरह के जो है गैर सामाजिक कृत्य, तमाम जो है घृणित और तमाम जो है उस तरह के कृत्य होते हैं। जब बेमेल शादियाँ होंगी, जब लड़की लड़के का आपस में मेल नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति शैक्षणिक और मानसिक लेवल समान नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में होगा क्या? अनैतिक कृत्य, व्यभिचार, अवैध संबंध, यही सब तो होता है। केवल दहेज की बुराई का ही देन है। जब लड़के से लड़की संतुष्ट नहीं रहेगी, लड़की से लड़का संतुष्ट नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं जो है शादी होने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो है अवैध संबंध अपना रखेगा, जिससे तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं, तमाम घरेलू कलह उत्पन्न होते हैं, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी, सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से पैदा होती हैं। तो यह बेमेल शादियों का देन है, और यह बेमेल जो है यह विवाह का देन है, और ये सामाजिक बुराई जो है, जो रूढ़िवाद है, जो अंधविश्वास है, जो यह जो अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, जो अशिक्षा है अपने समाज की, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो तंगहाली है, इसी का यह देन है। और गंदी राजनीति भी उसमें बहुत बड़ा उसकी भी भूमिका है, जो आज देश में गंदी राजनीति की जो परंपरा चल रही है, पूंजीवादी जो राजनीति हावी है, इसी का देन है कि आज समाज में यह सारी सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं, जिसका हम लोग जो है शिकार हो रहे हैं, जिसका हम लोग जो है भुक्तभोगी हैं। इसलिए चूँकि यह लंबी वार्ता में मैं विशेष तौर पर बार बार शिक्षा और जागरूकता पर मैं जोर दिया हूँ, तो मैं चूँकि समय काफ़ी हो गया, अब मैं अपनी बातों को एक तरह से समाप्त करूँगा, लेकिन अंत में मैं पुनः उन्हीं बातों को दोहराऊँगा जो मैं इन 1 घंटे से जो मैं बातें कह रहा हूँ, आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 शब्दों में मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, खुद भी तार्किक बने, खुद भी जो है वैज्ञानिक चेतना से लैस हों, और गंदी राजनीति का हिस्सा न बने, और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चेतना का उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास करें, और जो भी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी सोच है, उससे अपने आप को बाहर निकालें, बच्चों को भी बाहर निकालें, और साथ ही साथ लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें, उस चीज़ को जो है दूसरों को भी जागरूक करें, और दहेज प्रथा की बुराई से भी, और जाति पाति और धर्म की जो भेदभाव है, जो बुराई है, उससे भी बाहर निकलें, जिससे हमारा आपका और इस पूरे देश का और साथ ही साथ पूरी दुनिया का कल्याण निहित है। पूरे दुनिया का, पूरे मानवता का, पूरे विश्व का इसी में कल्याण निहित है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि लगातार 1 घंटे की स्पीच कितना अच्छा दिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।